हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न। 4+4+4 यानी कि 4 4 नंबर के 3 आपके क्वेश्चन आते हैं। टोटल 12 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होता है और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट मिनट रिवीजन जो है आपका यहाँ से हो जाने वाला है। इसमें मैंने वो क्वेश्चन ले रखे हैं जो सीबीएसई में आ रखे हैं, ठीक है, यानी कि पेपर के लेवल के क्वेश्चन है और पेपर वाले ही क्वेश्चन है। तो आपको ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। हो सकता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में मैंने सारे चैप्टर कराए हैं। आप पेपर से पहले इनको जरूर देख जाना। आपका पेपर 100% बहुत अच्छा जाने वाला है और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। 3 रिवीजन क्लास करवाई थी, अगर आपको टाइम लगे तो आप इसको जरूर देख के जाना पेपर से पहले। और ये 2 वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैराथन मैराथन में से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, दूसरा पीवाईक्यू। अगर आप इन 2 वीडियो को देख जाते हो केवल लास्ट टाइम पे, तो आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। तो ये आपको देख के जरूर जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेट वन यानी एक सेट में मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, तो कई सारे सेट कराऊंगा, ठीक है। अलग अलग ईयर में ये पेपर में आ रखे हैं। अब देखो, पेपर में आपके सामने इस तरीके से पैसेज होगा पूरा। आपको क्या करना है, पैसेज पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। आपको सीधा क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के शहरों में जल निकास प्रणाली में एक रूपता के पीछे क्या संभावित कारण था, इसका आकलन कीजिए। कहने का मतलब है कि हड़प्पा के जो शहर है वहां पे जल निकास प्रणाली जो थी वो सब जगह एक जैसी ही मिली है। चाहे हड़प्पा के किसी भी स्थल में जाके देखो, सब जगह एक जैसी प्रणाली थी। तो इसके पीछे क्या कारण थे, अब आपको क्वेश्चन पता लग गया। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करना है, ठीक है। आंसर आपको यहाँ पे ढूंढना है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बनाकर आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करने होते हैं। तो देखिए, एक रूपता का मतलब क्या हो सकता है। एक रूपता का मतलब ये हो सकता है, अगर सब जगह, जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता जो है इस तरीके से फैली हुई थी, ठीक है। ये कश्मीर में मांडा तक थी, ठीक है। यहाँ पे सूदगैंड को और बलूचिस्तान वगैरह पाकिस्तान की तरफ थी। इधर भारत में आपको यूपी की तरफ साइड में जाते हुए दिखेगी। और राजस्थान इसमें आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, ठीक है। पंजाब का एरिया आ जाता है, गुजरात आ जाता है, ठीक है। ये सारे एरिया आ जाते हैं। तो इतने बड़े क्षेत्र में फैली ये सभ्यता थी और सब जगह एक जैसी प्रणाली मिली है। तो इसका मतलब ये है कि संभव है कि यहाँ पे केंद्रीय प्राधिकरण की उपस्थिति रही होगी। केंद्रीय प्राधिकरण का मतलब है कि कोई एक शासक रहा होगा जो पूरी सभ्यता को चला रहा होगा, ठीक है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। फिर दूसरा क्या है कि शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग का कौशल, यानी पूरा प्लानिंग के तहत शहर बसाए हुए थे और इंजीनियरिंग का कौशल दिखाया गया था, यानी बेहतरीन इंजीनियरिंग आपको दिखेगी। इसके बाद जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन का आंसर वहां मिल जाए पैसेज में, आपको बनाकर भी लिखना होगा, ठीक है। अगला देखो, जल निकासी के नालों के किनारे रेत के ढेर मिलने का यहाँ पे विश्लेषण करना है। तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का नियमित रखरखाव होता था, यानी रेगुलर जल निकास प्रणाली की साफ सफाई होती थी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता था, नाली साफ करते समय मलबा जो होता था वो हमेशा हटाया नहीं जाता था, जिसके कारण से वो रेत वगैरह वहां पे ढेर मिलते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा जल निकास प्रणाली के प्रभाव का आकलन करना है आपको। तो हड़प्पा जल निकास प्रणाली जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ज्यादा बल देती थी, क्योंकि इस तरीके से नालियां बनाई हुई थी, सारा पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है, बड़े नाले से जुड़ जाएगा और फिर उसको ढक्कन से ढका जाता था, ठीक है। अब जैसे मान लो सफाई करवानी है तो इसको उठाओ और साफ कर दो और वापिस से ढक्कन को रख दो, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे पूरी व्यवस्था थी। फिर जल निकासी के अंतर्गत प्रत्येक आवास गली की जो नालियां थी उससे जोड़ा गया था, यानी हर घर में जो पानी निकलता है, ठीक है, जो वेस्ट वाटर होता है वो नालियों से जोड़ा हुआ था। तो इससे पता लगता है कि ये लोग स्वच्छता और इन प्लानिंग पे पूरा ध्यान रखते थे, ठीक है। स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने ये सब कर रखा था। अब अगला आपके सामने है जो स्रोत है ये यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर, यानी कि आपको पता लग गया बर्नियर वाले चैप्टर में से है, यानी कि आपके जो यात्रियों के नजरिया था इस वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आना है आपको क्वेश्चन पे। बर्नियर के किसी एक मुख्य योगदान का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है बर्नियर ने क्या करा, बर्नियर ने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर लिखा है, ठीक है। आप ये बता सकते हो, इतना ही बहुत है। या फिर आप एक पॉइंट और बता दो कि ये जो भी लिखता था इसके लिखने का एक स्टाइल था, एक तरीका था। ये पूर्व और पश्चिम की तुलना करता था, ठीक है। हमेशा वेस्ट को ज़्यादा डेवलप दिखाता था और पूर्व को कहीं ना कहीं हमारे यानी भारत जैसे देशों को ये बहुत निम्न स्तर का दिखाता था। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर ने यूरोपीय साम्राज्य और मुगल क्षेत्रों के बीच में अंतर का वर्णन कैसे किया है, यानी यूरोपीय साम्राज्य और मुगल क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है ये कैसे बताया इसने। तो बर्नियर ने बताया कि राज्यों को सुसंस्कृत, समृद्ध और जनसंख्या से भरपूर, विनम्र और समृद्ध बताता है। यानी ये यूरोप के जो राज्य है उसको कहता है कि सुसंस्कृत है, यानी बहुत बढ़िया तरीके से बसाए हुए हैं, समृद्ध है, वहां पैसे की कोई कमी नहीं है, जनसंख्या भी वहाँ पे ठीक ठाक है।
विनम्र और समृद्ध, यानी वहाँ के लोग विनम्र हैं और वो क्षेत्र समृद्ध है। जबकि मुगल क्षेत्र की स्थिति वो देख को बताता है कि ये बहुत उजाड़ है, ठीक है, बहुत बेकार है, उपेक्षित है। फिर इसने चेतावनी दी थी कि यदि यूरोपीय राजा मुगल मॉडल को अपनाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, यानी मुगल वाला सिस्टम अगर यूरोप के राजा अपना लेते हैं तो वो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, यानी इतना बेकार मानता था ये उस सिस्टम को। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन के तहत लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बर्नियर ने क्या बताया है, उसके विचारों के बारे में आपको बताना है। तो निजी भूस्वामित्व का अभाव बताया है, यानी बर्नियर कहता है कि मुगल क्षेत्र में जो निजी भूस्वामित्व था उसका अभाव था, यानी लोगों के पास अपनी पर्सनल लैंड नहीं होती थी, ठीक है, और पर्सनल भूमि नहीं होती थी। और ये जो उसका सम्राट जो होता था वही इसका मालिक होता था, यानी जो बादशाह होता था, शासक होता था, वही मालिक होता था, अपने खास लोगों में उसको बांटता था, ठीक है, उसने ये बताया है। फिर उसने कहा इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश हो रहा है, किसानों के का बहुत उत्पीड़न होता है, ठीक है, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है किस चीज का, बेहतरीन खेती करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं है, ना उसके पास जमीन है अपनी। तो ऐसा बताया है। फिर उसने ये लिखा है कि इसका राजा जो है वो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है, यानी जो जनता है उसको भिखारी बताया है, ठीक है, क्रूर लोग बताया है, उनका राजा बताया है। जिससे कि एक महत्वपूर्ण प्रभाव था कि सामाजिक आर्थिक स्थिति और जीवन की समग्र गुणवत्ता में गिरावट, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है, गुणवत्ता जो थी, समग्र जो गुणवत्ता थी उसमें काफी गिरावट थी। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य के द्वारा कर लिया जाता था, ठीक है, जो मुनाफा होता था उसका अधिग्रहण कौन कर लेता था, राज्य कर लेता था, यानी कि सरकार कर लेती थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वनों की बटाई स्थायी कृषि के बारे में, ये बुकानन यानी कि आपका जो संथाल और जो पहाड़ी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें से ये दे रखा है। तो क्वेश्चन है कि बुकानन ने निचली राजमहल की पहाड़ियों का वर्णन किस प्रकार किया। तो बुकानन ने इस दृश्य को बहुत ही सुंदर बताया, ठीक है, उसने जब राजमहल की पहाड़ी का जो निचला एरिया देखा उसने बताया ये बहुत सुंदर है। यहाँ की खेती जो है विशेष रूप से घुमावदार सकरी घाटियों से होके गुजरती है। यहाँ पे धान की फसल उगाई जाती है, बिखरे हुए पेड़ भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, साफ की गई जमीन भी देखने को मिलती है, चट्टानी पहाड़ियां भी मिलती है, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ खेत भी है, यहाँ पे जंगल भी है, यहाँ पे चट्टानी पहाड़ियाँ भी है, यानी कि सब कुछ है, बहुत सुंदर है ये। इसके बाद बुकानन ने इस क्षेत्र में खेती के सुधार की उच्च संभावना को क्यों माना, यानी खेती में यहाँ पे सुधार किया जा सकता है, ऐसी संभावना है कि यहाँ पे बेहतरीन खेती हो सकती है, ऐसा क्यों माना उसने। तो बुकानन ने इसलिए माना था क्योंकि वन भूमि को खेती के लिए साफ किया जा सकता था, यानी जहाँ पे जंगल थे अगर उन जंगलों को पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो उसको सपाट करके खेत बनाया जा सकता है, ठीक है, फिर वहां पे खेती की जा सकती है, फसल उगाए जा सकते हैं, तो इसलिए उसने ऐसा बताया था। फिर भूमि उपजाऊ थी, कृषि के लिए उपयुक्त थी, यानी कि यहाँ की भूमि जो है वो उपजाऊ है। अब भूमि उपजाऊ है तो जाहिर सी बात है खेती तो हो ही सकती है, तो यहाँ पे खेती भी हो सकती है, ठीक है। फिर बुकानन ने आर्थिक लाभ के लिए भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव कैसे दिया, ठीक है, यानी कि कैसे भूमि लैंड का यूज करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है, यानी भूमि से जमीन से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ये बुकानन ने कैसे बताया। तो देखिए रेशम और लाख उत्पादन के लिए लकड़ी के स्थान पर, ठीक है, आसन और पलास जैसे मूल्यवान बागान लगाने का प्रस्ताव रखा, यानी ये जो रेशम और लाख का जो उत्पादन किया जाता है ना, ठीक है, इसके स्थान पे अगर आसन और पलास के पेड़ लगाए जाए, उसका बाग लगा दिया जाए तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब है कि एक काम जो कर रहे हो उससे प्रॉफिट कम है तो दूसरा काम यहाँ पे करा जा सकता है जिसमें ज्यादा मार्जिन हो, ज्यादा प्रॉफिट हो। फिर दूसरा इसने बताया कि वन भूमि यानी जो जंगल वाला एरिया है उसको साफ कर दो और खेती के लिए उसे उपयुक्त बनाया जाए, क्योंकि जमीन जो थी वहां की उपजाऊ थी। फिर खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि का उपयोग, ठीक है, पनई ताड़ और महुआ के पेड़ लगाकर किया जा सकता है, यानी जहां पे खेती नहीं हो सकती, जो ज्यादा अच्छी भूमि नहीं है खेती के लिए, वहां पे ताड़ का पेड़ लगा दो, महुए के पेड़ लगा दो, उससे भी बेनिफिट लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके बताए थे बुकानन ने। तो ये सेट वन था। अब सेट टू में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने कि सुत्त पिटक से लिए गए उद्धरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या सलाह दे रहे हैं आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सामाजिक पदानुक्रम में करुणा के महत्व को कैसे उजागर किया, करुणा दया भाव का जो महत्व होता है उसके बारे में बुद्ध ने बताया था, तो कैसे बताया था ये बताइए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया बुद्ध ने कि सभी प्राणियों में समानता, ठीक है, यानी सभी प्राणी जो होते हैं वो समान होते हैं, हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। गैर भेदभाव यानी हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। नैतिक आचरण, हमें नैतिक आचरण पे ध्यान देना है, लोगों के साथ अच्छे से बात करनी है, विनम्रता से रहना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, ठीक है, तो ये बातें इन्होंने बताई है। दूसरों की सेवा करनी है, जरूरतमंदों की मदद करनी है,
नेक्स्ट है कि बुद्ध ने सदाचार पे बल क्यों दिया? तो बुद्ध ने दया, उदारिता, ठीक है, आंतरिक गुण और मन की शुद्धि, इन सब चीजों के लिए, यानी मन की शुद्धि के लिए, ठीक है, आंतरिक रूप से इंसान को मजबूत बनने के लिए दया, उदारता, इन सब चीजों को अपनाने की बात की थी। नेक्स्ट है कि बुद्ध के अनुसार कर्म के किन्हीं दो सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो बुद्ध के हिसाब से सकारात्मक कर्म करें, हमेशा पॉजिटिव कर्म करने, हमें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, सद्भाव को बढ़ावा देना है अपने को, ठीक है, शांति और सामंजस्य में विश्वास रखते हैं। इसके बाद अगला है एक विचित्र देश। ये अब्दुल रज्जाक की यात्रा का वृतांत है, जब वो यहाँ पे आया था, ठीक है, तो उसने एक और केरल में कालीकट, जो कोझिकोड बंदरगाह था, यहाँ पे उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना है, ठीक है। यहाँ के लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी, यहाँ पे ऐसे लोग थे। इस इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया, ठीक है। तो क्यों बताया, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब्दुल रज्जाक ने भारत को एक विचित्र राष्ट्र क्यों बताया है? क्योंकि अपरिचित था, ठीक है। वो यहाँ पे आया था, यहाँ के लोगों को नहीं जानता था, यहाँ के कल्चर को इतना नहीं जानता था, यहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज को नहीं जानता था, हर चीज से वो अपरिचित था और वो लोग उसके कल्चर से अपरिचित थे, ठीक है। तो सांस्कृतिक मतभेद भी है, सांस्कृतिक मतभेद की भावना, क्योंकि उसका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर जो केरल का कल्चर है वो अलग है, क्योंकि वो अपने स्वयं की परंपराओं का आदी था। जैसा जैसा उसके वहां पे होता था वो उसी को देखता था, उसी को बेहतर मानता था। लेकिन जब वो भारत आया होगा केरल में, तो उसने कुछ नई चीजें देखी होगी जो उसको अजीब लगी होगी, इसीलिए उसने उसको विचित्र राष्ट्र कहा है। इस स्रोत में भावनाएं और धारणाएं कैसे पता लगती हैं? तो इसमें प्रशंसा की गई है, आश्चर्य और भ्रम जैसी भावनाएं भी दिखाई गई है, ठीक है, कि कुछ जगह पे भ्रम हो जाता है, आश्चर्य, हैरानी होती है नई चीजों को देख के। अब्दुल रज्जाक ने मैंगलोर का जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे मंदिर जो है उसका वर्णन किस प्रकार किया है? उसने बताया कि वर्गाकार पूजा स्थान जो था, चार द्वार मंडपों के साथ ढले हुए कांसे से ढका हुआ था, ठीक है, चार द्वार मंडप थे और उसमें कांसे से ढका हुआ एक वर्गाकार एरिया था। प्रवेश द्वार पर सोने का आदमकद मूर्ति, एक बड़ी सी मूर्ति सोने की लगी हुई थी, ठीक है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं, गोविंद वल्लभ पंत ने निष्ठावान नागरिक बनने पे जोर दिया। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो वहां पे मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन देखते हैं कि पंत ने लोकतंत्र की सफलता की कुंजी का वर्णन किस प्रकार किया है? तो उन्होंने आत्म अनुशासन, ठीक है, आत्म अनुशासन की बात की है। हमें खुद खुद से सेल्फ मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अपने लिए कम और दूसरों के लिए हमें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। ये कौन कहते हैं? पंत जी कहते हैं, ठीक है। पंत ने लोकतंत्र में आत्म अनुशासन की कला को कैसे परिभाषित किया है? तो ये कहते हैं कि बहुलतावादी देश के लिए सबसे उपयुक्त, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुलतावाद है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लोगों का रीति रिवाज, सोचने का तरीका अलग है। तो ऐसे देश में आत्म अनुशासन जो होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी के लिए सुनिश्चित निर्णय, सभी के लिए सही डिसीजन लेना, लोकतंत्र को सामाजिक आर्थिक समानता पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला है लोकतंत्र और समानता के बीच संबंध पर पंत के विचारों की व्याख्या आपको करनी है। तो कोई प्रतिस्पर्धी निष्ठा नहीं, बल्कि राज्य पर केंद्रित निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है, यानी राज्य पे केंद्रित निष्ठा होनी चाहिए। आपस में कंपटीशन नहीं करना, अपने देश के बारे में हमको सोचना है, ठीक है। अपव्यय पर अंकुश, जो फालतू का खर्च होता है उस पर हमें अंकुश रखना है। बृहत्तर हितों का की परवाह, यानी हमें जो बृहत्तर यानी जो व्यापक हित है उसकी परवाह करनी है। इसके बाद बात करते हैं सेट नंबर 3, सेना के लिए हाथी पकड़ना, अर्थशास्त्र, यानी कि आपके ये जो बुक 1 है उसका चैप्टर है, ठीक है, मौर्य सम्राट के बारे में बात चल रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य ने लिखा है। उनको चाणक्य भी कहा जाता है, इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जंगल में हाथियों का पता कैसे लगाया जाता है? तो जंगल में हाथियों को पकड़ने के लिए जो जंगली हाथी होते हैं उनके द्वारा जो गिराया गया मलमूत्र होता है उससे उनको पहचाना जाता है। 5 से 7 हाथियों की भी मदद ली जाती है इसमें। मौर्य शासकों के द्वारा हाथियों को क्यों पकड़ा जाता था? मौर्य शासकों की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए हाथियों को बंदी बनाया जाता था, ठीक है, क्योंकि सेना में हाथी शामिल होते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 9000 हाथी थे, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये मैं आपको पीवाईक्यू में भी करा चुका हूँ। 3 पेपर तो आपको करा ही चुका हूँ। उसके बाद जो आगे के सेट होंगे वो सारे सेट नए होंगे जो आपको नहीं कराए हैं, ठीक है, उसको भी ध्यान से देखना है। नकद या जीन्स, अमिल गुजार, ठीक है, आपको ये पता लग गया होगा कौन से चैप्टर से है। हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। नकद का अर्थ जो है यहाँ पे वो क्या है? तो नकद का अर्थ है रुपया, रुपये के रूप में धन, ठीक है, या फिर कोई धातु की मुद्रा।
अमील गुजार की भूमिका के बारे में बताना है। अमील गुजार की भूमिका जो थी वो भू राजस्व यानी जो टैक्स होता है उसका आकलन करना होता था और फिर किसानों से नकद या फसल के रूप में राजस्व वसूल करना होता था। ठीक है, इसके बाद है लौंग बटाई के तरीके की व्याख्या कीजिए। तो लौंग बटाई में फसल काटने के बाद उसका ढेर बना लिया जाता है, यानी जो फसल काटी जाती है उसका ढेर बना लिया जाता है। इन ढेरों को आपस में बांट लेते हैं, प्रत्येक पक्ष अपना हिस्सा जो है वो घर ले जाता है। ठीक है, यानी कि ठीक है उस ढेर बना लिए, सभी व्यक्ति एक एक ढेर अपना ले जाएंगे, अपना अपना हिस्सा जो है वो घर ले जाते थे। इसके बाद अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये किस चीज में कहा था? पृथक निर्वाचिका को लेकर कहा था। पृथक निर्वाचिका के अर्थ के बारे में आपको बताना है। तो ये राजनीतिक ढांचे का एक हिस्सा था जिसमें जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके द्वारा अपने क्षेत्र में अपने ही कैंडिडेट को यानी अपने ही प्रतिनिधि को चुनाव किया जा सकता है, वो प्रशासन में सार्थक आवाज उठा सकते थे। ठीक है, ये कहा गया था, ये गलत था क्योंकि पृथक निर्वाचिका से ये जो अल्पसंख्यक है ये अल्पसंख्यकों को ही समझते, फिर ऐसे में क्या होता, कहीं ना कहीं ये बहुसंख्यक समाज के साथ कट जाते। ठीक है, इसलिए कहा गया था। अगला है कि सरदार पटेल ने एकता पर जोर क्यों दिया। तो पटेल जो थे पृथक निर्वाचक मंडल के खिलाफ थे, वो इसको नहीं पसंद करते थे क्योंकि उनको लगता था कि इस तरह अल्पसंख्यक जो है हमेशा अल्पसंख्यक रहेगा और एक खाई हो जाएगी किसके बीच में? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में। पृथक निर्वाचिका को अंग्रेजों की शरारत क्यों माना गया है? क्योंकि पृथक निर्वाचन को अंग्रेजों द्वारा एक शरारत, अंग्रेजों के द्वारा अप्लाई किया गया एक शरारत ही माना जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग समुदाय जो हैं वो विभाजित हो जाएंगे, यानी जाते जाते भी आपस में इनको लड़वा के जाना, इनको बंटवा के जाना, ये वाला काम इन्होंने किया था। इससे देश की एकता को खतरा होगा। ठीक है, देश कमजोर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सेट नंबर 4 की, बादशाह नामा का सफर। तो क्वेश्चन है कि मुगलों की राजनयिक प्रथा को स्पष्ट कीजिए। तो कीमती पांडुलिपि जो होती थी इसको एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। ठीक है, और ये इनकी एक राजनयिक प्रथा थी कि कीमती पांडुलिपि को गिफ्ट के रूप में देना। अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज जो तृतीय थे इनके साथ राजनयिक उपहार देने की प्रथा को क्यों साझा किया? अवध के नवाब ने राजनीतिक और राजनयिक संबंध बनाने रखने के लिए जॉर्ज जो तृतीय थे इनको उपहार दिए थे, गिफ्ट दिए थे। ये एक दरबारी प्रथा भी होती थी। ठीक है, मुगलों की बेशकीमती जो कृति है उसको किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता था? तो पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया था और लंदन, वॉशिंगटन और नई दिल्ली में चित्रों का प्रदर्शन किया जाता था। मुगल लघु संग्रह को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चरखा। गांधी जी ने चरखे को पवित्र क्यों माना? गांधी जी के लिए चरखा एक सेवा की तरह था, आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम था। ठीक है, धर्म, आत्म सहायता और आत्मनिर्भरता का यह प्रतीक माना जाता था। तो देखिए चरखा जो है ये कहीं ना कहीं स्वावलंबी बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, ये श्रम यानी जो मेहनत होती है, श्रम होता है और उसकी गरिमा, ठीक है, इसको भी महत्वपूर्ण माना जाता था इसमें। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने खद्दर को महत्व क्यों दिया? तो गांधी जी के अकॉर्डिंग देखें तो खद्दर ने मशीनरी के उपयोग को नियमित किया और इसकी वृद्धि को कंट्रोल किया। ठीक है, गरीबों की सेवा के लिए झोपड़ियों में सरल घरेलू मशीनरी चरखा का इस्तेमाल किया गया था। तो गांधी जी जो थे उनके अनुसार जो खद्दर की मशीनरी होती थी इसका उपयोग जो था वो रेगुलर मतलब घरों में भी यूज किया जा सकता था। ठीक है, इसकी वृद्धि को भी कंट्रोल किया जा सकता था, इसको सिंपल अपने घर में घरेलू मशीन मशीन के रूप में चरखे को यूज किया जा सकता था, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता था। ये श्रम को भी महत्व देता है। गांधी जी ने चरखे को सेवा की भावना और समर्थ ग्रामीण जीवन की नींव से कैसे जोड़ा? तो चरखा जो था ग्रामीणों की कृषि का पूरक था, यानी खेती से जो कमी रह जाती है वो चरखा चला के, ठीक है, उससे कुछ आर्थिक कुछ कमाया जा सकता था। इससे गरिमा भी मिलेगी क्योंकि भाई मेहनत से काम कर रहे हैं, श्रम का महत्व हो रहा है। चरखे ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया क्योंकि गांव के लोग अगर चरखे का यूज करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर भी बने रहेंगे। चरखा भारत को उसकी प्राचीन गौरव को बहाल कर सकता है क्योंकि प्राचीन समय से यूज होता था हमारे यहाँ पे। ये अमीर और गरीब के बीच में जो सुनहरा सेतु प्रदान करता है। ठीक है, एक पुल बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद बात करते हैं सेट 5। ये क्वेश्चन जो अब आने वाले हैं ये मैंने आपको नहीं कराए हैं। ठीक है, इससे पहले वाले तो पीवाईक्यू में कर रखे हैं, ये और पीछे के क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन है कि उपनिषद की कुछ पंक्तियां, और ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर पे ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन है कि इन श्लोकों के मुख्य विषय का उल्लेख कीजिए। तो इसमें स्वयं की प्रकृति के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इन श्लोकों के संदर्भ में आत्मा और वायु के बीच के संबंध का उल्लेख कीजिए। तो दोनों को परिवर्तनकारी शक्ति या बलिदान के उदाहरण के रूप में इसमें बताया गया है श्लोक में। ठीक है, यानी कि जो आत्मा होती है, जो वायु होती है, दोनों ही परिवर्तनकारी शक्ति होती है, इसको बलिदान के रूप में दिखाया गया है। फिर ये स्रोत उपनिषद के दार्शनिक विचारों को किस प्रकार दर्शाता है? तो इसमें वास्तविकता की प्रकृति पे ध्यान
दे, ठीक है, वास्तविकता रियलिटी के बारे में बताया गया है। स्वयं पर ध्यान दे, यानी स्वयं की प्रकृति, स्वयं पर ध्यान दे, इसके बारे में कहा गया है। आध्यात्मिक पथ पर ध्यान दे, ठीक है, अध्यात्म में चलने की बात करते हैं। नेक्स्ट है अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो ने चिश्ती यानी समा को किस अनोखे रूप में प्रस्तुत किया? तो उन्होंने कॉल की शुरुआत की है, ठीक है, उन्होंने कॉल की शुरुआत की है। तो अब ये कॉल क्या है? कॉल जो होता है ये एक संगीत, ठीक है, ये एक संगीत विधा है, यानी संगीत का एक तरीका है जिसमें, ठीक है, जैसे आपने कव्वाली सुना है, ये कव्वाली टाइप का ही होता है, कव्वाली ही मान लीजिए इसे, तो इसको कहा जाता है। फिर चिश्ती सूफी परंपरा ने अमीर खुसरो की आध्यात्मिकता की समझ को किस प्रकार आकार दिया है, ठीक है, किस प्रकार आकार दिया है? तो कौल कव्वाली के परिचय निष्कर्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है, कौल जो है ये कव्वाली कहा जाता है। और सूफी काव्य में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग भाषाओं के। इन्होंने चिश्ती समा को अनोखा रूप दिया। समा इसमें क्या होता था कि सारे लोग इकट्ठा होते थे और कव्वाली वगैरह गाते थे, ठीक है, झूमते रहते थे। तो ये होता है। कव्वाली में सूफीवाद के महत्व के बारे में आपको बताना है। तो इसमें सृष्टि की एकता की बात है, प्रेम और भक्ति की बातें होती है, सेवा और मानवता की बात होती है, आत्म की अनुभूति की बात होती है, ठीक है। फिर अगला जो आपका स्रोत है ये काफी बड़ा है, देखो ये भी है और ये भी है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। तो क्वेश्चन है कि नमक कानून को आम जनता जो थी वो नापसंद करती थी। क्यों नापसंद करती थी? तो आपको बताना है कि नमक जो है समुद्री जल से आसानी से उपलब्ध होने वाला एक प्राकृतिक संसाधन था और इस पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, यानी नमक जो है वो समुद्री जल से आसानी से उपलब्ध होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, आसानी से हमें पानी से मिल जाता है। और अंग्रेज जो थे इसको कंट्रोल कर रहे थे, वो खुद बनाते थे, खुद बेचते थे और पैसा खूब कमा रहे थे। तो भारतीयों ने, इसीलिए भारतीयों को तो अनुमति नहीं थी, इसीलिए भारतीय इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो इस पर ब्रिटिश राज के द्वारा जो टैक्स लगाया गया था, इसलिए लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक अधिकारी क्यों नियुक्त किए गए थे? नमक अधिकारियों को समुद्र तट पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि कोई भी, ठीक है, कोई भी भारतीय जो है, कोई भी इंडियन जो है वो नमक ना बना ले। लॉर्ड इरविन नमक मार्च के महत्व को समझने में क्यों विफल हो गए? इरविन ने नमक आंदोलन को ये सोच के खारिज कर दिया कि गांधी जो है समुद्र तक, तट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो रास्ते में ही लौट जाएंगे, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा था। इन्होंने आंदोलन को बहुत हल्के में लिया और मजाक भी बनाया था गांधी का बहुत ज्यादा। लेकिन जब उन्होंने अपनी यात्रा संपन्न करी और नमक बनाकर कानून तोड़ा, तब सभी हैरान हो गए थे, ठीक है। इसके बाद सेट नंबर 6 है, इसको ध्यान से देखिए एक बार, हड़प्पा वाले चैप्टर में से है। तो क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी में शोध प्राचीन सभ्यताओं को समझने में कैसे योगदान देता है? तो हड़प्पा हड़प्पा के जो हड़प्पाई मूल शोध के लिए ये एक मॉडल प्रदान करता है, यानी राखी गढ़ी में जो शोध हुआ है उससे पता लगा है कि ये तो भाई और ज्यादा प्राचीन है। हम तो सोचते थे कि 5,000 साल पुरानी है, लेकिन कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जिससे पता लगता है कि 5,000 साल से पहले भी ये सभ्यता रही है, यानी और भी पुरानी है, ठीक है। तो एक मॉडल देता है ये अन्य शोध के लिए। फिर अनुसंधान दक्षिण एशिया में आनुवंशिक इतिहास के बारे में हमारी समझ को फिर से कैसे परिभाषित करता है? तो हड़प्पा वासियों का जो डीएनए है आज तक जारी है। दक्षिण एशियाई आबादी का जो अधिकांश हिस्सा है उनके वंशज जो है इसी डीएनए के हैं, ठीक है। तो ये भारत के अतीत के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है कि राखी गढ़ी में अवशेषों से डीएनए निकालने और उनका विश्लेषण करने का क्या इंपॉर्टेंस है? तो हड़प्पा वासियों के पुनर्निर्मित चेहरे, पुरुष और महिला, यानी उनका चेहरा कैसा रहा होगा इसको पुनर्निर्मित किया जा सकता है। पुरुष और महिला जो थे वो कैसे थे? हरियाणा की आधुनिक आबादी के उल्लेखनीय समानता दिखाते हैं, ठीक है, यानी आज हरियाणा में जो आबादी है और जो उनके जो डीएनए मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, उसमें काफी समानता देखने को मिलती है, ठीक है। इस प्रकार इस अध्ययन ने इस क्षेत्र में 5,000 वर्षों से अखंड निरंतरता का संकेत दिया है, यानी कि 5,000 साल से लगातार यहाँ पे जो आबादी है वो रहती आई है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले पैसेज की, विशाल पहुंच वाली एक भाषा। संस्कृत के विषय में अलबरूनी ने क्या लिखा है इसको देखते हैं। अलबरूनी का संस्कृत का वर्णन भारतीय संस्कृति के साथ उसके व्यापक जुड़ाव को कैसे दर्शाता है? तो भारतीयों की ज्ञान प्रणाली की विद्वानपूर्ण जो समझ है उसको दिखाता है, ठीक है, कि भारतीय जो थे उनकी जो ज्ञान, उनकी नॉलेज जो थी वो कितनी बेहतरीन थी, जो विस्तृत थी और दोष रहित थी, ये बताता है। संस्कृत और अरबी के बीच में कौन सी प्रमुख समानता को अलबरूनी ने उजागर किया है? अरबी की तरह संस्कृत में भी एक ही चीज को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जो मूल और व्युत्पन्न दोनों है।
और विभिन्न विषयों के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो अलग अलग विषय है उसके लिए एक ही शब्द है और एक ही चीज के लिए कई सारे अलग अलग नाम है, जो कि अरबी लैंग्वेज में भी होते हैं और संस्कृत में भी होते हैं। नेक्स्ट है कि अल बिरूनी ने संस्कृत को एक समृद्ध भाषा क्यों बोला? तो कानूनी पाठ के रूप में संस्कृत स्पष्टता, विशिष्टता, विस्तृत खगोल विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करती है। ठीक है, बौद्धिक विचारों की अभिव्यक्ति करती है। नेक्स्ट है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, 1857 वाले चैप्टर में से है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो मौलवी था ये पालकी में चलता था, जिसके आगे ढोल बजाने वाले और पीछे अनुयायी होते थे। ठीक है, डंका बजाते हुए चलते थे, यानी ढोल बजाते हुए चलते थे, इसलिए ये लोकप्रिय रूप से इसको डंका शाह कहा जाने लगा था। नेक्स्ट है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के बढ़ते प्रभाव पर ब्रिटिश अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? ब्रिटिश अधिकारी घबरा गए क्योंकि हजारों लोग मौलवी का अनुसरण करने लगे और कई मुसलमान उन्हें एक प्रेरित पैगंबर के रूप में देखने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के कार्य किस हद तक भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध को दर्शाते हैं? तो चिन्हट की जो लड़ाई थी, इसमें इन्होंने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया। वे अपने साहस और शक्ति के लिए जाने जाते थे। वास्तव में कई लोगों का मानना था कि वो अजय थे, यानी उनको कोई हरा नहीं सकता था। ठीक है, उनके पास जादुई शक्तियां थी और उन्हें अंग्रेज नहीं मार सकते थे, ये विश्वास था, जिससे आंशिक रूप से उनके अधिकार का आधार बना। इसका अंग्रेजों पर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा था, वो भी कहीं ना कहीं मेंटली डर चुके थे। सेट नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं हड़प्पा की बस्तियां। प्रश्न है कि सरस्वती बेसिन में हड़प्पा बस्तियों की सघनता के महत्व के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका भौगोलिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बुनियादी ज़रूरतों के लिए जल का स्रोत नदी यही होती थी। फिर कृषि के लिए पानी मिल जाता था, मिट्टी जो थी उसकी उर्वरता बनी रहती थी, व्यापार हो जाता था, यात्रा के लिए भी नदी काम आ जाती थी, ये बेसिन जो था मछली पकड़ने के लिए भी काम आ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा पुरस्थल के वर्गीकरण के महत्व की परख कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प्पा के जो प्रस्थल है, अगर उसमें हम वर्गीकरण के आधार पे देखें तो क्षेत्रीय केंद्र हैं, कुछ कृषि गांव थे, कुछ बंदरगाह भी थे, विनिर्माण केंद्र भी थे जहाँ पे शिल्प उत्पादन का काम होता था। ठीक है, बस्ती का आकार भी अलग अलग कई जगह पे मिला है और अन्य स्थान के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है घोंसले से निकलता पक्षी, रेहला। ये आपका जो पांचवा चैप्टर है, जो आपका यात्रियों के नजरिए वाला चैप्टर है, इसमें से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के प्रस्थान के संदर्भ में पक्षी के घोंसला छोड़ने के प्रतीकवाद का विश्लेषण कीजिए। यानी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, दूर दराज के स्थानों की खोज का जुनून। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब है, ये लैंग्वेज आपको शायद ना समझ में आए। इब्न बतूता जो था वो क्या करता था, वो यात्रा करता था। वो किस समय यात्रा करता था? वो उस समय यात्रा करना करता था जिस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं था, बहुत ज्यादा रिस्क रहता था। ठीक है, जान जा सकती थी, कोई लूट सकता था, बीमार होकर मर सकता था व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो इतनी यात्राएं करता था। तो जब वो मतलब एक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था, फिर तीसरे स्थान पे जाता था, तो इसको बताया गया है जैसे पक्षी घोंसला छोड़ देता है ना, कि अपना घोंसला को छोड़ के कहीं और चला जाए, फिर कहीं और चला जाए। तो ये उस तरीके से इसको दिखाया गया है, मतलब एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि असली में कोई पक्षी घोंसला छोड़ रहा है, इसको बताया गया है। तो नेक्स्ट है कि ये आत्मनिर्भरता को दिखाता है कि वो आत्मनिर्भर है, दूर दराज के स्थानों की खोज करने का उसके अंदर जुनून है, वो नई नई जगह जाना पसंद करता है, वो स्वतंत्र है, जहां मन करे वहां जा सकता है, अकेले जाता है, अकेला रहता है, ज्ञान के अधिक महत्वपूर्ण स्रोत की खोज में यात्रा करता है। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना चाहता है, इसलिए वो अलग अलग जगह पे जाना पसंद करता है। फिर यात्रा के प्रति प्रेम, क्योंकि उस समय में जितना रिस्क होता था यात्रा में, उसके अंदर एक मतलब प्रेम था यात्रा के प्रति, तभी वो कर पा रहा था। इब्न बतूता को अपनी यात्रा के दौरान आई चुनौती के बारे में बताना है। तो कई बार लुटेरे लूट लेते थे, घर के बाहर रहने से मतलब एक तरीके से एक खींच उत्पन्न होती है, कई बार बीमार हो जाओ या लंबी यात्रा के दौरान कोई समस्या आ जाए तो दिक्कत थी, सुल्तान का विश्वास खो देने के कारण उसको कारावास भी हो गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको लिखनी थी। नेक्स्ट है कि संस्कृति के संदर्भ में इब्न बतूता की यात्रा के महत्व के बारे में बताना है। तो इब्न बतूता ने जहां पे भी गया, जो भी देखा, ठीक है, उस क्षेत्र की संस्कृति को अपने नजरिए से उसने लिखा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में उसने लिखा है। उस स्थान पर उस काल में लोकप्रिय जो कल्चर था उसको समझने का प्रयास किया है, विचारों को, दृष्टिकोण को, संस्कृति के आदान प्रदान को समझने का प्रयास किया है। भारत में दास प्रथा के बारे में लिखा है, नर्तक का वर्णन किया है, संगीतकारों का वर्णन किया है, कृषि उत्पादन का वर्णन किया है। ठीक है, शहरों का वर्णन किया है। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। नेक्स्ट है शाहमल, ये 1857 वाले चैप्टर से है। शाहमल के नेतृत्व में ने
विद्रोह के प्रसार में कैसे योगदान दिया? तो विद्रोहियों को संचार साधनों से प्रेरणा मिल रही थी, ठीक है। फिर शाहमल ने 84 देश की के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया। वे रात में गांव-गांव में घूमते थे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह करते थे, ठीक है, कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करो। और उन्होंने विभिन्न समूहों को संवाद किया और उन्हें प्रेरित किया। अब यहाँ पे 84 देश का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे होगे, देश मतलब नहीं है ये, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जाते थे, लोगों को प्रेरित करते थे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए, ठीक है, ये उसकी बात चल रही है। नेक्स्ट है कि शामल के नेतृत्व में विद्रोह ने अंग्रेजी सत्ता को किस प्रकार चुनौती दी? तो शक्ति के प्रतीकों पर हमला किया, सरकारी इमारत जो थी उस पर हमला किया, उसको लूटा, नदी पे जो पुल बने हुए थे उसको नष्ट कर दिया, पक्की सड़कें जो थी वो खोद डाली। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को भी रसद भेजी, ठीक है। ब्रिटिश मुख्यालय और मेरठ के बीच में जो आधिकारिक संचार था उसको बंद कर दिया ताकि कम्युनिकेशन उनके बीच में ना हो पाए। नेक्स्ट है शाहमल के द्वारा न्याय भवन की स्थापना और उनके शासन के दृष्टिकोण को कैसे दर्शाती है? तो शाहमल ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पे कब्जा कर लिया और उसको न्याय भवन में बदल दिया। उन्होंने इसका उपयोग जो था वो विवादों को निपटाने के लिए किया, कोई विवाद हो जाए तो उसको निपटाने के लिए यहाँ पे मीटिंग होती थी। उन्होंने इसका प्रयोग जो था निर्णय देने के लिए भी किया, ठीक है, जैसे कि कोर्ट अदालत जो होती है निर्णय देती देती है, ऐसे ही ये विवादों पे निर्णय देते थे। इन्होंने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध एक आश्चर्यजनक प्रभावी खुफिया नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। अब बात करते हैं सेट नंबर 8 की, राजा की वेदना, ठीक है, ये आपको सेकंड चैप्टर से होगा। क्वेश्चन है कि राजा देवाना पियदस्सी का कलिंग विजय ने उनके शासन के दृष्टिकोण को किस प्रकार प्रभावित किया? तो कलिंग पर विजय का राजा पे, अशोक पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजय के दौरान जो हिंसा हुई थी, जो पीड़ा हुई थी, उस पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं को धम्म के लिए समर्पित कर दिया, ठीक है। उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की ताकि वो घर घर जाके धम्म का प्रचार करें। वो दयालु और उदार बन गया, उसने अहिंसा का उपदेश दिया, ठीक है। उसने अपने लोगों को मानवीय और सम्मानजनक नैतिक बनने का निर्देश दिया। नेक्स्ट है कि कलिंग की विजय ने राजा के अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार को किस प्रकार बदल दिया? तो इसने राजा को धर्म के प्रति समर्पित कर दिया था, दयालु बन चुका था, उदार बन चुका था, उसने अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया था, उसने अपने रसोई घर में जानवरों की हत्या बंद करवा दी थी, ठीक है, अपने लोगों को मानवीय सम्मानजनक नैतिक बनने का निर्देश दिया। नेक्स्ट है कि राजा के परिवर्तन ने धर्म के प्रसार को किस प्रकार आकार दिया? तो उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की। महामात कौन होते थे? जो धम्म का प्रचार करते थे, ठीक है, उनको नौकरी पे रखा। धम्म को अपनाना और उसका प्रचार करना शुरू किया। स्तंभ और शिलालेखों में, अभिलेखों में भी उसने धम्म के बारे में लिखा। राजा ने विभिन्न स्थानों पर राजदूत भेजे, ठीक है, राजा ने अपने रसोई घर में भी जानवरों की हत्या बंद करवा दी थी। शाही भेंट अस्वीकार, सूफी ग्रंथ, ठीक है। तो राजा ने शेख निजामुद्दीन औलिया को क्या प्रस्ताव दिया? तो 2 बगीचे और जमीन का पट्टा, ठीक है। राजा ने उस उनके रख रखाव के लिए औजार और आवश्यक वस्तुएं भी भेजी, यानी 2 बगीचे दिए, जमीन दे दी, ठीक है, और रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए औजार आवश्यक वस्तु भेजी। राजा ने बगीचे और जमीन के पट्टों पर अपने अधिकार भी छोड़ दिए कि भाई अब उनका अधिकार हो जाएगा। फिर शेख ने भूमि के पट्टे लेने से इनकार किया, ठीक है। करने का कारण क्या था? इन्होंने ये कहते हुए भूमि का पट्टा लेने से इनकार कर दिया कि उनको उनको उनके किसी काम की नहीं है, उनको क्या काम है इस चीज का। उन्होंने कहा कि हमें आध्यात्मिक गुरुओं ने कभी ऐसी गतिविधियों में भाग लेने को नहीं कहा, हम बस अपना समर्पण रखते हैं, ठीक है, पूजा पाठ जो भी होता है यही करते हैं हम। नेक्स्ट है कि शेख की प्रतिक्रिया सूफी मूल्यों को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है? तो शेख की जो प्रतिक्रिया है वो सूफी मूल्यों को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है? तो ये रहस्यवाद और वैराग्य की बात करता है, राजनीतिक सत्ता से अलगाव की बात करता है, ठीक है, अध्यात्मवाद की बात करता है, नैतिकता को अपनाने की बात करता है, धर्मनिष्ठ और विद्वत्ता पूर्ण परंपरा को अपनाने की बात करता है। तालुकदारों की सोच, क्वेश्चन है कि हनवंत सिंह ने अंग्रेजों के प्रति अपना असंतोष कैसे व्यक्त किया? तो अंग्रेजों ने हमारे राजा को बाहर निकाल दिया, ठीक है, उन और अंग्रेजों ने हमारी जमीन छीन ली। तो आपको पता है कि जब राजा को बाहर निकाल दिया गया था और जो तालुकदार थे उनको कमजोर कर लिया गया था, उनके सारे दुर्ग ध्वस्त कर दिए थे, उनकी सेना ध्वस्त कर दी थी, ठीक है, तब ये चीजें बताई गई है। हनवंत सिंह ने किसे भूमि के लोग कहा है? तो जो स्थानीय नागरिक थे, जो क्षेत्र के मूल निवासी थे, वो उसी भूमि के लोग थे, ऐसा इन्होंने कहा है। हनवंत सिंह का कथन तालुकदारों की भावनाओं को कैसे दर्शाता है? तो क्षेत्र के जो तालुकदार थे उनकी जमीनों से उनको बेदखल किया गया, उनको निरस्त्र, ठीक है, उनके हथियार वगैरह भी ध्वस्त कर दिए गए, उनके किले ध्वस्त कर दिए गए, उनकी स्थिति और उनके अधिकार को कमजोर कर दिया गया। तालुकदार ने कई गांव खो दिए, पहले उनके कब्जे में जो थे होते थे वो भी अब उनके हाथ से चले गए, ठीक है। पूरी एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी जो कि टूट चुकी थी। नेक्स्ट है
राजगृह से पाटलिपुत्र की ओर स्थानांतरण के मगध साम्राज्य पे क्या प्रभाव पड़े? तो प्रशासन जो था पहले के मुकाबले दक्ष हो गया, व्यापार मार्गों पे स्थित था। ठीक है। स्वेन पाटलिपुत्र के बारे में क्या संदेश देना चाहता है? तो ये पाटलिपुत्र शहर के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। ये कहता है कि शहर जो था वो बर्बाद हो गया था, छोटी जनसंख्या थी यहाँ पे। ठीक है। मगध साम्राज्य के इतिहास में पाटलिपुत्र की क्या भूमिका थी? तो ये मगध साम्राज्य की राजधानी होती थी, नदी के तट पे स्थित थी, ये एक प्रशासनिक शहर के रूप में काम करता था। इसका उपयोग जो था व्यापार केंद्र के रूप में किया जाता था। ये उत्पादक था, लोहे की खदानें थी यहाँ पे, सेना के लिए पकड़े गए हाथी। ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे अपना ये कंप्लीट हो जाता है वीडियो। इसमें मैंने कई सारे जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन वो सारे ले लिए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे कहते हैं कि आप जो क्वेश्चन करा रहे हो बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे देखो इसमें से कितने आपको आसान लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है। तो ये मैराथन जरूर देख के जानी है, 5 ईयर के PYQ जरूर देख के जानी है, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।